हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2, इस पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का शीर्षक है कारतूस। इस पाठ को लिखा है हबीब तनवीर जी ने। तो आइए देखते हैं कारतूस पाठ के अंतर्गत हबीब तनवीर जी हमें किस कहानी के बारे में बता रहे हैं। इस कहानी का नाम है कारतूस। कारतूस का मतलब होता है बुलेट्स, जो गन में जो गोलियां डाल करके चलाई जाती हैं उन्हें हम कारतूस भी कहते हैं। ये कहानी तब की है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज हमारे भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक व्यापारिक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना की और देखते ही देखते उन्होंने व्यापार के साथ साथ पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। जब भारतीयों को यह एहसास हुआ कि अपने ही देश में जो भारतीय हैं वो गुलामों का जीवन जी रहे हैं, तो वो किसी भी हालत में अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहते थे। आज की ये कहानी इसी तरह के एक वीर और जाबाज सिपाही की है जिसका नाम है वजीर अली। तो आइए देखते हैं इस कहानी में वजीर अली के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। ये जो कहानी है ये शुरू होती है सन 1799 से। तो अभी जो परिस्थिति है वो कुछ इस तरह से है। रात्रि का समय है, रात हो रही है और जो स्थान है वो है गोरखपुर के जंगल। यहाँ पर खेमे में 2 अंग्रेज अधिकारी हैं। खेमा मतलब होता है टेंट। किसी जगह में अगर हमें थोड़े समय के लिए रुकना है तो वहाँ पर शिविर डाला जाता है, तंबू लगाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है खेमा। यहाँ पर एक खेमा है जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारी। तो आइए देखते हैं ये क्या परिस्थिति है। यहाँ पर जंगल में जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट के बीच बातचीत। अब ये जो 2 अंग्रेज अधिकारी हैं उनमें एक है कर्नल कालिंज और दूसरे हैं लेफ्टिनेंट। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। किस बारे में बातचीत हो रही है? जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक है। कर्नल कहते हैं कि जंगल की जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कर्नल ये भी कह रहे हैं कि इस घने जंगल में हम हफ्तों से खेमा डाल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि जो सिपाही उनके साथ हैं, अंग्रेज अधिकारियों के साथ कुछ सिपाही भी हैं, वो भी इस खेमे में रहते हुए तंग आ चुके हैं। अब यहाँ पर आगे कर्नल कहते हैं कि वजीर अली का कोई सुराग नहीं है। इस जंगल में हम हफ्तों से खेमा डाल करके वजीर अली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वजीर अली का कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग हमें नहीं मिला है। इसके आगे कहते हैं वजीर अली की कहानियां सुनकर रॉबिन हुड की याद आती है। वजीर अली के साथ जो जुड़ी हुई कहानियां हैं, उसके बारे में जो बातें लोग कहते हैं, उसे सुन करके बिल्कुल रॉबिन हुड के जैसा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कि रॉबिन हुड की कहानियां ही मैं सुन रहा हूँ। तो आइए देखते हैं वजीर अली को पकड़ने के लिए क्यों ये लोग जंगल में बैठे हैं और वजीर अली ने ऐसा क्या किया है। अब यहाँ पर वजीर अली से जुड़ी कुछ बातें हम देख लेते हैं। वजीर अली की अंग्रेजों के प्रति नफरत। यहाँ पर वजीर अली जो है एक ऐसा किरदार है या एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अंग्रेजों से उसकी इस नफरत का क्या कारण है? अंग्रेज से बहुत अधिक नफरत, अवध से अंग्रेजों का सफाया। और वो अंग्रेजों से इतना ज्यादा नफरत करता है कि अवध जो उस वक्त का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य माना जाता था, वहां से वजीर अली ने अंग्रेजों का सफाया कर दिया। सफाया कर दिया मतलब कि वहां पर अंग्रेजों का आना जाना उसने बंद कर दिया था। भारत से अंग्रेजों को निकालने का निश्चय। अब यहाँ पर सिर्फ अवध से ही नहीं बल्कि वजीर अली ने भारत से भी अंग्रेजों को निकालने का पूरी तरह से मन बना लिया। अब यहाँ पर वजीर अली की कहानी। वजीर अली कौन है, अंग्रेजों से वो इतनी नफरत क्यों करता है, इन सारी बातों को हम जानेंगे इन बिंदुओं के अंतर्गत। सबसे पहले वजीर अली के पिता। वजीर अली के पिता का नाम है आसिफुद्दौला और ये जो आसिफुद्दौला है वो अवध का बादशाह है, अवध के राजा हैं ये। इसके बाद बताया गया है, अब यहाँ पर वजीर अली के जो पिता आसिफुद्दौला है उसका छोटा भाई भी है और उसका नाम है सादत अली। इसके बाद एक और चीज बताई गई है, वजीर अली का जन्म बहुत वर्षों बाद हुआ। चूंकि आसिफुद्दौला का बेटा है वजीर अली, लेकिन वजीर अली का जो जन्म था वो आसिफुद्दौला के घर में बहुत सालों के बाद हुआ था। ऐसा सुनने में आता है कि आसिफुद्दौला जो है उसने पुत्र या बच्चों की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन वर्षों बाद उसके घर में वजीर अली पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। चूंकि आसिफुद्दौला का कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी वारिस नहीं था, इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहता था उसका जो छोटा भाई था सादत अली वो। अब यहाँ पर भाई के औलाद न होने पर अवध का राजा बनने का सपना। अब यहाँ पर सादत अली के जो बड़े भाई आसिफुद्दौला थे उनके कोई औलाद नहीं थी, तो सादत अली को पूरा विश्वास था कि आसिफुद्दौला के बाद जो अवध का जो
राजा है उसे ही बनाया जाएगा। और अवध के राजा बनने का वो सपना भी देखा करता था। लेकिन वजीर अली का जन्म होते ही सपनों पर पानी फिर गया। लेकिन जैसे ही वर्षों बाद आसिफुद्दौला के घर में वजीर अली पुत्र के रूप में इसने जन्म लिया, वैसे ही सादत अली के पूरे सपने पर पानी फिर गया। उसके सपने जो है वो टूट गए। तो ये जो चीजें हैं ये वजीर अली के बारे में उसकी कहानी है, उसके परिवार के बारे में है। आइए आगे देख लेते हैं। सादत अली के गलत इरादों का परिणाम। अब सादत अली जो था वो वजीर अली के जन्म से बहुत ही दुखी था, बहुत ही गुस्से में था और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पनप रही थी, बहुत सारे ऐसे गलत इरादे उसके मन में आ रहे थे और इनका परिणाम क्या निकला, आइए देखते हैं। आसिफुद्दौला के बाद वजीर अली अवध का राजा बना। यहाँ पर नियम के अनुसार राजा का जो बेटा होता है वही उस राज्य को संभालता है। उसी नियम के तहत आसिफुद्दौला के बाद आसिफुद्दौला ने अपने बेटे वजीर अली को अवध का राजा बना दिया। अब यहाँ पर इस घटना से सादत अली बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अंग्रेजों से मदद मांगी। अब वो जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल गया और उनसे मदद की गुहार लगाने लगा वजीर अली को अवध के तख्त से हटाने के लिए। और ये जो मदद थी वो किस तरह की मदद थी? वो अंग्रेजों की मदद से वजीर अली को अवध के तख्त से, मतलब अवध के राजा के पद से हटाना चाहता था। और यहाँ पर इस मदद के बदले अंग्रेजों को दिया। उसने जो अंग्रेज जो थे सादत अली की मदद ऐसे ही करने के लिए तैयार नहीं हो गए, बल्कि सादत अली ने उन्हें लालच भी दिया। अब यहाँ पर इस मदद के बदले सादत अली ने अंग्रेजों को क्या दिया? अवध का आधा राज्य। अब यहाँ पर अवध का जो आधा राज था वो उसने अंग्रेजों को देने का वादा कर लिया और इसके साथ ही 10 लाख रुपए नगद, 10 लाख रुपए नगद भी वो देने के लिए तैयार हो गया। अवध के आधे राज्य के लालच में और 10 लाख रुपयों के लालच में जो अंग्रेज थे वो सादत अली की मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर अंग्रेजों की मदद से जो सादत अली था उसने अपने सपने पूरे कर लिए। वजीर अली को अवध के तख्त से हटाया गया। वजीर अली को अवध के राजगद्दी से हटा दिया गया और सादत अली अवध का राजा बन गया और वो खुद ही उस तख्त पर, उस राजगद्दी पर बैठ गया। बहुत ऐश पसंद आदमी था सादत अली का। जो व्यवहार था, जो उसका स्वभाव था, वो बहुत ही ऐश पसंद था। वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था और इसी लालच में उसने अपनों से गद्दारी की और अवध का राजा बन बैठा। तो आइए देखते हैं इस अपमान के बाद वजीर अली ने क्या किया। इसके बाद है वजीर अली की स्थिति। अब अवध की राजगद्दी से हटाने के बाद वजीर अली की क्या स्थिति थी? बनारस पहुंचा दिया गया। अंग्रेजों ने उसे बनारस में रहने के लिए जगह दिया और इसके साथ साथ 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देना तय किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने उसे बनारस पहुंचा दिया और उसके बाद साल में 3 लाख रुपए उसे अपने खर्चे के लिए देने का भी वादा किया। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे गवर्नर जनरल ने कलकत्ता बुलाया। वजीर अली बनारस में रह रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही जो कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे उन्होंने वजीर अली को कलकत्ता आने के लिए कहा। कलकत्ते बुलाए जाने का कारण पूछने कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही था। वजीर अली जो था वो कलकत्ता नहीं जाना चाहता था। अब वो कारण जानना चाहता था कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। इस कारण को जानने के लिए वो कंपनी का जो वकील था, जो बनारस में ही रहता था, उसके पास वो इस कारण को पूछने के लिए गया। लेकिन वकील ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन जो अंग्रेजों का जो वकील था उसने उससे सीधी मुंह बात नहीं की और उसे बुरा भला कहने लगा। वजीर अली की नफरत और बढ़ गई। अब वकील का यह व्यवहार देख करके वजीर अली की जो नफरत थी उसके मन में अंग्रेजों के प्रति वो और ज्यादा बढ़ गई और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और इसी गुस्से में उसने खंजर से वकील की हत्या कर दी। अब यहाँ पर इसके बाद वजीर अली का क्या होता है आइए देखते हैं। अब यहाँ पर वकील की हत्या के बाद वजीर अली की स्थिति। अब यहाँ पर वकील की हत्या के बाद वजीर अली जो है उसकी क्या स्थिति हुई? अपने जानिसारों के साथ आजमगढ़ की तरफ भागा। अब यहाँ पर जानिसारों का मतलब है जो भी उसके बहुत ही भरोसे के लोग थे उनके साथ वो मिलकर के आजमगढ़ की तरफ चला गया। आजमगढ़ के शासक ने मदद की, लेकिन आजमगढ़ के जो राजा थे, जो वहाँ के शासक थे, उसने वजीर अली की पूरी मदद की और इस मदद के तहत उन्होंने क्या किया? वजीर अली को सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। घाघरा वहीं पर एक पास का एक स्थान था जहाँ पर कि बहुत घने जंगल थे, वहाँ उसे सुरक्षित आजमगढ़ के जो राजा थे उन्होंने वजीर अली को और उनके साथ जो उनके भरोसे के लोग थे उनको वहां पर पहुंचा दिया गया। वजीर अली अपने लोगों के साथ इन जंगलों में भटक रहा है। अब यहाँ पर जो कर्नल है वो कह रहे हैं कि घाघरा के जंगल में पहुंचने के बाद वजीर अली अब तक उस जंगल में छुपता फिर रहा है और अपने लोगों के साथ इसी जंगल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है।
अब यहाँ पर वजीर अली की क्या योजना है, वजीर अली की योजना क्या है? वो हमेशा तो इन जंगलों में भटकता नहीं रह सकता है, तो उसकी आखिर योजना क्या है? कर्नल कह रहे हैं कि वजीर अली की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। नेपाल पहुंचने का क्या कारण है? अफगान के बादशाह शाह जमा को भारत पर हमले की दावत देना। अब यहाँ पर नेपाल की तरफ से अफगान की जो सीमा है वो बिल्कुल पास में है, और वहां से वजीर अली जो है अफगान के जो राजा हैं, बादशाह हैं शाह जमा, उनको वो भारत आकर के अंग्रेजों पर आक्रमण करने का आग्रह करना चाहता है। वजीर अली अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, और यहाँ पर वजीर अली सिर्फ जंगल में अपने जो भरोसे के लोग हैं उनके साथ सिर्फ छिपता नहीं फिर रहा है, बल्कि वो धीरे धीरे अपनी योजना के तहत अपनी ताकत भी बढ़ाना चाह रहा है। इस तरह से जो पड़ोसी देश हैं वहां से वो मदद मांग रहा है, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके और अंग्रेजों से युद्ध कर सके। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद बताया गया है कि अफगानी हमले की दावत का परिणाम। अब यहाँ पर जो अफगानी जो बादशाह हैं उन्हें हमले के लिए वो आमंत्रित तो कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? वजीर अली से पहले टीपू सुल्तान ने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर हमले का निमंत्रण दिया। यहाँ पर वजीर अली वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने कि अफगान के जो बादशाह हैं उन्हें निमंत्रण दिया था या उन्हें दावत दी थी कि वो आकर के यहाँ के राजाओं के साथ मिल करके अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई करें। इससे पहले टीपू सुल्तान जो थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भारत से निकालने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, और अपनी सेना को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पहले ही अफगान के जो बादशाह थे उन्हें भारत आने का निमंत्रण दे दिया था। टीपू सुल्तान के बाद वजीर अली ने उन्हें दिल्ली बुलाया। टीपू सुल्तान के बाद वजीर अली जो थे उन्होंने अफगानी बादशाह को दिल्ली आकर के अंग्रेजों पर हमला करने का निमंत्रण दिया। वजीर अली के बाद फिर शमसुद्दौला ने बुलाया। यहाँ पर वजीर अली के बाद शमसुद्दौला ने अफगानी बादशाह जो थे उन्हें भारत में हमला करने के लिए बुलाया। अब यहाँ पर शमसुद्दौला जो है वो कौन थे? बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई। यहाँ पर बंगाल के जो उस वक्त के नवाब थे उनके रिश्ते के वो भाई लगते थे, और इनका व्यक्तित्व किस तरह का था? ये बहुत ही खतरनाक आदमी था। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही क्रूर और बहुत ही खतरनाक ये एक शासक थे, लेकिन अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन। लेकिन अंग्रेजों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अंग्रेजों को किसी तरह से वो भारत से बाहर निकालना चाहते थे। वजीर अली अवध से सादत अली को हटाकर वहां का राजा बनना चाहता था। वजीर अली जो था वो सिर्फ यही चाहता था कि अवध की जो सत्ता उससे छीन ली गई है, उसका जो सिंहासन उनसे छीन लिया गया है, वो किसी तरह उन्हें मिल जाए और सादत अली को वहां से वो हटा सके। अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहता था, और यहाँ पर सिर्फ अवध की ही बात नहीं थी, बल्कि वजीर अली अंग्रेजों को भारत से भी बाहर निकालना चाहता था। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनका अपना डर है, वो कहीं ना कहीं वजीर अली से डरे हुए हैं और किसी भी तरह से वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लहर, और देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ होता नजर आ रहा है। एक ऐसी लहर चल रही है, लोगों का विचार जो है वो बदल रहा है, और सभी लोग किसी न किसी तरह अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते हैं। वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, और अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वजीर अली जब तक हमारी गिरफ्तारी से बाहर है, जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते हैं, तब तक वो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। किसी भी तरह उसे गिरफ्तार कर। अब अंग्रेजों के मन में यही बात है कि किसी भी तरह से वजीर अली को बस गिरफ्तार कर लिया जाए। वजीर अली का व्यक्तित्व, यहाँ पर वजीर अली का व्यक्तित्व किस तरह का है इसके बारे में भी देख लेते हैं। वजीर अली जो है वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज मतलब किसी चीज से न डरने वाला, अपनी जान की बाजी लगा देने वाला, किसी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटने वाला, इस तरह का ये एक सिपाही है। बहुत ज्यादा बहादुर है ये, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन है, अंग्रेजों को बिल्कुल भी अपने देश में वो बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। देशभक्त है, अपने देश के प्रति उसके मन में बहुत भक्ति है और बहुत ही चालाक भी है। अंग्रेजों के गिरफ्त में वो इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। अंग्रेजों की फौज भी वजीर अली को पकड़ने में नाकाम थी। अंग्रेजों की बड़ी फौज वजीर अली को पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन अब तक वजीर अली को पकड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। तो आइए देखते हैं आगे और क्या बताया गया है। जंगल के खेमे की स्थिति। अब यहाँ पर जंगल में जो कर्नल कालिंज और जो लेफ्टिनेंट हैं अपने कुछ सिपाहियों के साथ खेमा लगा करके बैठे हुए हैं, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सिपाही का खेमे में प्रवेश। अचानक से जिस खेमे के अंदर कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट बातें कर रहे हैं, उसी खेमे के अंदर एक सिपाही जो है वो प्रवेश करता है।
किसी काफिले की खेमे की तरफ आने की सूचना। जो सिपाही है वो कर्नल को ये सूचना देता है कि एक बड़ा सा लोगों का समूह जो घोड़ों पर सवार है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खेमे की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब बाद में देखा जाता है तो ये जो काफिला है वो लोगों का समूह नहीं है, बल्कि केवल एक ही व्यक्ति है जो कि घोड़े पर सवार है और पूरी तेजी से वो खेमे की तरफ चला आ रहा है। अंग्रेज सिपाहियों को सावधान रहने का निर्देश। अंग्रेज जो है वो सिपाहियों को सावधान रहने का निर्देश देते हैं कि जो भी है उसके प्रति तुम्हें सावधान रहना है, आपको पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लेना है। सवार खेमे के पास आता है, लेकिन वो जो घुड़सवार है वो खेमे के पास आ जाता है और वो वहां मौजूद सिपाहियों से कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। आज्ञा पाकर सवार खेमे के अंदर जाता है। सिपाही जो है अंदर जाकर के खेमे में कर्नल से ये सारी बातें बताते हैं और कर्नल जो है उस सवार को खेमे के अंदर आने की आज्ञा दे देता है। अब आज्ञा पाकर जो घुड़सवार है वो खेमे के अंदर कर्नल से मिलने चला जाता है। लेफ्टिनेंट का शक, लेकिन यहाँ पर कर्नल के साथ जो लेफ्टिनेंट है उन्हें इस व्यक्ति पर शक हो रहा है। सवार अवश्य वजीर अली का पता बताएगा। अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि हो सकता है वजीर अली का ही कोई नजदीकी व्यक्ति हो जो कि अब वजीर अली के साथ न हो, उससे गद्दारी कर रहा हो और वजीर अली का पता बताने वो यहाँ आया है। सवार का खेमे में प्रवेश, और उतने में जो सवार है वो कर्नल की आज्ञा से उस खेमे के अंदर प्रवेश करता है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या बातचीत होती है। खेमे के अंदर की स्थिति। अब आइए देखते हैं सवार के खेमे के अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर की क्या स्थिति है, कर्नल और उसके बीच में क्या बातचीत हो रही है। सवार कर्नल से एकांत में बात करने का आग्रह करता है। जो सवार है अंदर घुसते ही जैसे ही वो लेफ्टिनेंट को देखता है, सिपाही को देखता है, वो कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, उनसे आग्रह करता है कि वो उनसे सिर्फ एकांत में ही बातें कर सकता है। सभी बाहर चले जाते हैं। कर्नल का इशारा पाते ही लेफ्टिनेंट और जो सिपाही था वो दोनों ही बाहर चले जाते हैं। सवार पूछता है जंगल में खेमा लगाने का कारण। अब यहाँ पर जो घुड़सवार है वो सबसे पहला सवाल कर्नल से यही पूछता है कि इस घने जंगल में आखिर आप लोगों ने खेमा क्यों लगाया हुआ है, क्या कारण है यहाँ खेमा लगाने का। कर्नल कहते हैं कंपनी का हुक्म, वजीर अली की गिरफ्तारी। वो कहते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका हुक्म है, हमें किसी भी हालत में वजीर अली को गिरफ्तार करना है और हमें ये सूचना मिली है कि वो इन्हीं जंगलों में भटक रहा है, इसीलिए जंगल में खेमा लगाया गया है। कर्नल की ये बात सुनकर के सवार कहता है वजीर अली जाबाज सिपाही है, उसकी गिरफ्तारी मुश्किल है। वो साफ साफ शब्दों में कहता है कि वजीर अली जो है वो बहुत ही जाबाज व्यक्ति है और इस तरह से उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। कर्नल सवार के आने का कारण पूछता है। यहाँ पर कर्नल जो है उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए सवार से पूछता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। सवार चंद कारतूस मांगता है। जो घुड़सवार है वो कर्नल के इस सवाल के जवाब में यह कहता है कि उसे चंद कारतूसों की जरूरत है। जो गोलियां बंदूक में डालकर चलाई जाती हैं वो कारतूस उसे चाहिए। कर्नल कारतूस मांगने का कारण पूछता है, लेकिन कर्नल जो है इतनी आसानी से कारतूस देने वाला नहीं था। वो सवार से पूछता है कि आखिर तुम्हें कारतूस की क्या जरूरत है। सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार जो है वो बहुत ही हिम्मत के साथ कहता है कि आपकी तरह मैं भी वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इन कारतूसों की आवश्यकता है। सवार की यह बात सुनकर के कर्नल की क्या प्रतिक्रिया होती है, कर्नल किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। तुरंत सवार को 10 कारतूस देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जो सवार है वो भी वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, तो वो तुरंत ही 10 कारतूस निकालकर इस सवार को दे देता है। सवार जो है बहुत ही अदब के साथ शुक्रिया कहता है, धन्यवाद कहता है। इसके बाद कर्नल सवार से उसका नाम पूछता है। कर्नल जो है ये जानना चाहता है कि आखिर उस सवार का नाम क्या है, जो घुड़सवार है उसका नाम क्या है। सवार अपना नाम वजीर अली बताता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल आश्चर्यचकित ढंग से उलट जाती है। जो सवार है वो अपना नाम स्वयं ही वजीर अली बताता है। कर्नल की जान न लेने का कारण दिए गए 10 कारतूस बताता है और यहाँ पर वजीर अली साफ साफ कहता है क्योंकि तुमने मुझे 10 कारतूस दिए हैं इसीलिए मैं तुम्हारी जान जो है वो बख्श रहा हूँ, तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। सवार खेमे से बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर चला जाता है और बहुत ही आसानी के साथ जो सवार है वो आराम से 10 कारतूस लेकर के खेमे से बाहर आता है। उसका घोड़ा खड़ा होता है, उस पर वो सवार होता है और वहां से चला जाता है। इस पूरी स्थिति में जो कर्नल है वो सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। कर्नल को अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वजीर अली स्वयं यहाँ पर आया था और 10 कारतूस लेकर के वापस चला गया। वो बिल्कुल हक्का बक्का सन्नाटे में खड़ा है। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कि सवार कौन था,
सवार के वहां से जाते ही लेफ्टिनेंट तुरंत ही खेमे में आता है और कर्नल से पूछता है कि आखिर ये सवार जो है वो कौन था। अब यहाँ पर कर्नल जो है वो पूरी बात नहीं बता पाता, वो सिर्फ यही कहता है कि एक जाबाज सिपाही था। अब यहाँ पर कर्नल वजीर अली का नाम नहीं बताता है, सिर्फ यही कहता है कि ये जो आया था अभी सवार वो एक जाबाज सिपाही था। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, आशा है ये जो पाठ 8 कारतूस की जो ये कहानी थी ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फ्लो चार्ट के माध्यम से इस कहानी को आप आसानी से याद कर सकते हैं और फ्लो चार्ट के माध्यम से ही किस तरह से हम टर्म 2 के लिए जो प्रश्न उत्तर है उसकी तैयारी करेंगे, ये भी हम आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।